हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिएक्ट जेएस। ये स्पेशल वीडियो उनके लिए है जिन्होंने कभी भी रिएक्ट जेएस के साथ काम नहीं किया। तो मतलब 2025 का जो हमारा स्मॉल कोर्स रहेगा सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट जेएस को लेके। जिन स्टूडेंट को रिएक्ट जेएस बिल्कुल भी नहीं आता, कभी भी उन्होंने यूज नहीं किया रिएक्ट जेएस को, ये स्पेशल वीडियो उन्हीं के लिए है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट रिएक्ट जेएस सीखने वाले हैं विद प्रोजेक्ट विद एग्जांपल्स। सब कुछ हम कवर करेंगे इसमें, ताकि आपको रिएक्ट जेएस के साथ प्रोजेक्ट क्रिएट करने आ जाए। तो बहुत ज़्यादा हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं हमारी इस कंप्लीट वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को। सबसे पहले आपको फोल्डर क्रिएट करना आना चाहिए। 2025 में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको मैं यहाँ पे बोलूंगी कि आप वीट फोल्डर यूज करो। तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। इसका नाम रखेंगे हम रिएक्ट जेएस। कोई भी नाम रखना है। आपके पास बीएस कोड होना चाहिए, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड। अगर नहीं है तो इसको डाउनलोड करना है आपने गूगल पे जाके। ओपन विद कोड आपने करना है, तो आपके पास जो फोल्डर क्रिएट किया है बीएस कोड में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। जब भी आपने रिएक्ट के साथ काम करना हो ना, आपको एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ता है। तो उस फोल्डर को यहाँ पे आपने क्रिएट करना है, टर्मिनल ओपन करना है। दो तरीके हैं टर्मिनल ओपन करने के। यहाँ पे क्लिक करना है, टर्मिनल लिखा है, न्यू पे क्लिक करना है, आपके पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अगर आप शॉर्टकट कमांड लगाना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल शिफ्ट एक स्केप बटन के नीचे एक बटन है, उसको प्रेस करना है, तो ये आपके पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा। एक बनाते हैं फोल्डर। फोल्डर क्रिएट करने की कमांड हमारे पास ये है, npm क्रिएट। अगर रिएक्ट फोल्डर क्रिएट करना हो तो हम रिएक्ट लिखते हैं, अगर वीट करना हो तो वीट लिखेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा फ्रेशर हैं, अगर आपको नहीं पता रिएक्ट वीट क्या होता है, तो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। रिएक्ट फोल्डर को क्रिएट करने में हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं 10 से 15 मिनट लग जाते हैं एक फोल्डर क्रिएट करने के लिए। वही रिएक्ट का एक लाइट वर्जन है बीट। बीट का फोल्डर बहुत ही कम टाइम में क्रिएट होता है। जहाँ पे मैं कमांड लगाऊंगी आपके सामने अभी ये क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हम ज्यादातर प्रेफर बीट को करते हैं। रिएक्ट को लाइट वर्जन में यूज करने के लिए हम यहाँ पे बीट यूज करते हैं। बीट क्या है? npm क्रिएट। हमने यहाँ पे बीट फोल्डर क्रिएट करना है, तो बीट लिखेंगे @लेटेस्ट। यहाँ पे एक फोल्डर का नाम होता है, कोई भी नाम लिखना है, एबीसी हो कुछ भी हो। मैं यहाँ पे ऐप नाम रखूंगी। कोई भी नाम रखना है, तो आपके पास यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपने लेफ्ट साइड में ध्यान देना है, अपने आप एक फोल्डर बनेगा। तो ये हमारे पास ऑप्शंस आने हैं। जहाँ पे आपने कुछ भी सोचना नहीं है, बस रिएक्ट सिलेक्ट करना है, एंटर करना है। जावा स्क्रिप्ट सिलेक्ट करेंगे, एंटर करना है। ये कमांड्स है ना, 3 कमांड है, बस इन्हीं को एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले सीडी ऐप। इसका मतलब आपने अपने फोल्डर के अंदर चले जाना है। ये ऐप मेरे पास आएगा, आपके पास कोई और नाम हो सकता है जो आपने फोल्डर का नाम रखा था। npm इंस्टॉल या फिर npm आई, दोनों में से एक कमांड लगानी है, दोनों का काम सेम ही होता है। npm आई लिख के आपने एंटर करना है, या इंस्टॉल लिख लो। ये क्या करेगा? जब भी हम रिएक्टर के साथ काम करते हैं, हमें कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए होती हैं। बाय डिफॉल्ट ये अपने आप हमारे फोल्डर में डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करता है। यहाँ पे देखिए एक फोल्डर बना है ना, ये हमारे पास मेन फोल्डर होता है रिएक्ट या फिर वीट का। तो यहाँ पे वीट लिखा होता है। दोनों में एक और डिफरेंस बता देती हूँ। जब भी हमारे एक रिएक्ट फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसकी एक्सटेंशन होती है app.js। लेकिन जब वीट यूज करते हैं, यहाँ पे JSX एक्सटेंशन होती है। जब भी आपने कोई पेज क्रिएट करना होता है रिएक्ट में, तो आपने पेज का नाम .js रखना है। अगर वीट में कोई पेज क्रिएट करेंगे, आपने पेज का नाम .jsx। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। चलिए हमारे पास ये फोल्डर बन गया, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, जो अपने आप अपना काम करता रहेगा। इस फोल्डर को आपने समझना है। इसको आपने कुछ भी नहीं करना, नोड मॉड्यूल इसको आपने ऐसे ही रखना है। कभी भी इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, ना ही इसमें से कुछ डिलीट करना है। पब्लिक वाला फोल्डर है, यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे। यहाँ पे सारी के सारी इमेजेस हम रखते हैं। जो भी आपने इमेज लगानी हो अपनी वेबसाइट पे, कोई लोगो की इमेज है या जितनी भी इमेजेस ऐड करनी है, पब्लिक वाले फोल्डर में रखते हैं। तो हम डायरेक्ट इसको अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। तो सारी इमेजेस आपने पब्लिक वाले फोल्डर में रखनी है। आप इसमें कोई अपना फोल्डर भी बना सकते हैं, खुद का फोल्डर। पब्लिक वाले फोल्डर को सिलेक्ट करना है ऐसे। यहाँ पे एक लिखा हुआ है ना न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक नया फोल्डर बन जाएगा। उस फोल्डर का नाम रखना है। फिलहाल हम कोई क्रिएट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये न्यू फाइल लिखा होता है। कोई भी आपने नया पेज क्रिएट करना हो, तो न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे कोई फाइल नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिक वाले फोल्डर का हो गया। यहाँ पे सोर्स फोल्डर है, यही हमारा मेन होता है। सोर्स फोल्डर में हमारे पास ये सारे के सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम यहाँ पे आते हैं। ये हमारे पास कुछ पेज बने बनाए होते हैं, इनमें से जो हमारे काम का है, एक होता है हमारे पास index.html। यहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं। कोई भी अपनी फॉन्ट ऑसम वगैरह कोई भी सीडी या लिंक लगाना हो ना, वो हम यहाँ पे लगाते हैं।
उसके बाद पैकेज डॉट जेएसएन, जेएसएन के साथ हमारे सारे का सारा प्रोजेक्ट वर्क करता है। रिएक्ट के बीच सारा काम डिपेंडेंसीज के साथ होता है। डिपेंडेंसीज आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए, जहाँ पे जितनी भी डिपेंडेंसीज, जितनी भी लाइब्रेरीज हम यूज करेंगे सारी यहाँ पे आके इंस्टॉल होती है। कोई लाइब्रेरी आपने अपने प्रोजेक्ट में यूज किया, उसको इंस्टॉल नहीं किया, इस फोल्डर में वो इंस्टॉल्ड नहीं है, तो आपके पास एरर आता है हमेशा ही। इसीलिए जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल है। तो ये हमारे पास काम का है एक पेज। अब बारी आती है सोर्स फोल्डर मीन। यहाँ पे हमारे पास ऐप डॉट सी एस एस फाइल होती है, इसमें आप अपना सी एस एस का कोड लिखेंगे। पहले हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। आपने npm रन डेव रखना है, ये हमारी कमांड होती है बीट फोल्डर को एग्जीक्यूट करने की। तो एंटर करेंगे, हमारे पास एक पोर्ट नंबर ये हमें देगा, वहां पे हमारी आउटपुट दिखेगी। ये हमारे पास है, इसके ऊपर आपने आके ऐसे कंट्रोल प्रेस करना है, देन क्लिक कर देना है, तो आपके पास एक ब्राउजर पे आउटपुट ओपन हो जाएगी। तो ये अपने आप ये ओपन हो जाएगी, आपने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे वापस चलते हैं, इसको बाद में देखेंगे। इस टर्मिनल को आप बंद कर सकते हैं। यहाँ पे आना है। ऐप डॉट सी एस एस, हमारे पास दो सी एस एस की फाइल होती है, एक ऐप डॉट सी एस एस, एक होती है इंडेक्स डॉट सी एस एस। दोनों को ही यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोनों में डिफरेंस क्या है। जहाँ पे हम चलते हैं, पहले इसको हम देख लेते हैं। ये हमारे पास आउटपुट आएगी, ये बीट का एक लोगो है, ये हमारे पास रिएक्ट का लोगो है, ठीक है। यहाँ पे एक काउंटर लगा हुआ है, जहाँ पे क्लिक करेंगे ये प्लस होता जाएगा। ये हमारे पास हमारी एक ऐप है। जितने प्रोजेक्ट आपने क्रिएट करने होते हैं, हर बार एक नया फोल्डर, नया एक ऐसे ही ऐप क्रिएट की जाती है, ठीक है। तो हर बार आपने यही क्रिएट करना है। अब ये आउटपुट आ कहाँ से रही है, पहले वो देखेंगे। हमारे पास जो मेन पेज है, सीएसएस को हम बाद में देखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। ऐप डॉट जेएस पेज पे आना है, जहाँ पे यही आउटपुट है जो इधर लिखा हुआ है, वही सब कुछ यहाँ पे है। जहाँ पे बीट रिएक्ट है ना, इसको चेंज करके अपना नाम लिख लो। अगर आप कुछ भी लिखेंगे, आपने सेव करना है। पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये रिफ्रेश हो जाता है। तो जहाँ पे आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट इधर आके चेंज कर सकते हैं। इस कोड की हमें कोई जरूरत नहीं होती, सारा कोड आप रिमूव कर सकते हैं। सारा कोड रिमूव कर दो, वापिस आना जहाँ पे ये वाला सब कुछ हमें रिमूव कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। इनको भी रिमूव कर देते हैं। सेव करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, बस ब्लैंक। अब यहाँ पे बारी आती है हमारे पास ऐप डॉट सी एस एस की। वो जो जितनी सी एस एस थी वो यहाँ से आ रही थी, इसको रिमूव कर दो और जहाँ पे आके कुछ भी हेलो प्रिंट कराओ। H1 में हेलो लिखते हैं। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे हेलो लिखूंगी ना, तो आपके पास यहाँ पे दिखेगा। और अगर हम सी एस एस की फाइल फिर से लगा देते हैं, यहाँ पे आना है, कंट्रोल जेड करेंगे। जो पहले से ही सी एस एस उसको लगा दो तो ये सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि पहले से सी एस एस लगी हुई है। अब इसको रिमूव करेंगे, फिर भी जहाँ पे सी एस एस रिमूव नहीं हुई, क्योंकि जहाँ पे मैंने किसी कहा कहीं भी नहीं बोला कि इसको सेंटर में रखना है। अब जे सी एस एस हमारे पास कोड आ रहा है इस फाइल से, इंडेक्स डॉट सी एस एस, इसको रिमूव कर दो। सारा कोड रिमूव कर दो। अब सी एस एस का कोई कोड नहीं है, जे हमारे पास ओरिजिनल एक कंटेंट होता है जो हम H1 में लिखते हैं, जे लुक होती है। अब जहाँ पे ऐप डॉट सी एस एस का डिफरेंस ये होता है, जब भी आपने यहाँ पे कोड लिखना है तो आपको इसका पाथ यहाँ पे लगाना पड़ेगा, अपने मेन पेज पे। ऐप डॉट जे एस एक्स यही मेन पेज होता है, सारा कोड हम यहाँ पे लिखते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे सी एस एस फाइल में जाके H1 को एक कलर ऐड करूँ, रेड कलर, सेव करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे रेड कलर हो गया, लेकिन यहाँ से हमें अपनी सी एस एस की फाइल हटा देते हैं जे वाली, तो हमारे पास रेड कलर नहीं आना। लेकिन अगर हम सी एस एस का जे वाला कोड कॉपी करके या कंट्रोल एक्स करके इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल में लगा देंगे, बिना पेज को वहां पे ऐड किए, तो ये रेड कलर का हो जाएगा। क्योंकि ये होती है हमारी ग्लोबल सीएसएस, ये होती है हमारी पर्सनल सीएसएस। ग्लोबल सीएसएस में आप डायरेक्ट कोड लिखेंगे, आपने इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है। फॉन्ट साइज लिखो 100 पिक्सल लिखेंगे, तो हमारे पास इसका फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कहीं भी सीएसएस की फाइल ऐड नहीं की। अगर आपने ऐप डॉट सीएसएस में कोड लिखना है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हमने इंपोर्ट करना है सीएसएस फाइल को, ठीक है। अगर आपने इंडेक्स डॉट सीएसएस में लिखना है, तो आपको कहीं भी बताने की जरूरत नहीं है, इधर कहीं भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैं जो ज्यादातर यूज करती हूँ इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल यूज करती हूँ डायरेक्ट। तो ये तो हो गया हमारे पास सी एस एस को ऐड करने का तरीका। इसके अलावा आप अपनी नई सी एस एस फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे सोर्स फोल्डर में आके, जहाँ डायरेक्ट क्रिएट करते हैं पहले एबीसी नाम से मेरे पास डॉट सी एस एस के साथ आपने सेव करना है, इसके एक्सटेंशन के साथ एंटर करेंगे। जो भी मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, इसको कंट्रोल एक्स करके, कंट्रोल एक्स, इसको हम यहाँ पे रखेंगे।
हमने आना है जहाँ पे abc.css, यहाँ पे आना है। अब मैंने यहाँ पे करना क्या है, इंपोर्ट करना है। मैंने अपनी कस्टम सीएसएस की फाइल बनाई है जिसका नाम क्या है, abc.css। जब भी आपने किसी पेज को इंपोर्ट करना हो उसके लिए हमारे पास ये मेथड होता है, डॉट स्लैश। अगर इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो बिल्कुल वही कोड है जो हमने पहले लगाया था, सीएसएस का कोड। वापिस आओ यहाँ पे, इधर हमारे पास कोई सीएसएस नहीं है कोड। और index.css पे आना है, इधर भी हमारे पास कोई फाइल नहीं है सीएसएस की। किधर हमने ऐड की है, इस फाइल में, कस्टम फाइल में। जैसे ही आप अपना पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मल्टीपल सीएसएस फाइल बनानी है अपनी, अबाउट पेज की अलग से बनानी है, होम पेज की अलग से सीएसएस फाइल बनानी है, तो आप ऐसे अलग अलग पेज क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास स्टाइल नाम से एक फोल्डर है, उसमें abc.css फाइल है। मैं चाहती हूँ कि इस फोल्डर के अंदर मैंने सीएसएस फाइल क्रिएट करनी है, और यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। अगर आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे ना तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। जब भी किसी फोल्डर में कोई फाइल होती है उसको रेंडर करने का तरीका कुछ अलग होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना डायरेक्ट, आपने इस फोल्डर का नाम बताना है। मेरे पास स्टाइल वाला फोल्डर है, उसमें एबीसी फाइल है। यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो वो डायरेक्ट यहाँ पे सीएसएस लग जाएगी। तो आपने पहले अपने फोल्डर का नाम रखना है, उसके बाद अपने पेज का नाम। सीएसएस हमारा हो गया कंप्लीट। अभी हम इसमें सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है, किसी भी कंपोनेंट को हम रेंडर कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। मान लो जहाँ पे मैंने एक नया कंपोनेंट क्रिएट करना है सोर्स फोल्डर में, जिसका नाम हम रखेंगे होम, home.jsx। यहाँ पे आके एक सिंपल सा कोड लगाते हैं, REFCE हम अगर लिखेंगे तो ये हमारे पास होम हो गया डिफाइन। यहाँ पे H1 में लिखते हैं आई एम होम पेज। अब इस पेज को आप अपने वेबसाइट पे, वेब ब्राउजर पे रेंडर कैसे कर सकते हैं। मेरे पास मेन पेज कौन सा है, app.js पेज। अगर मैं यहाँ पे H1 में लिखूं हेलो, तो आपको जो यहाँ पे आउटपुट दिखेगी ना वो सिर्फ हेलो दिखेगी। यहाँ पे अभी जो मेरे पास होम वाला पेज है ना, इसको हम एक फंक्शन भी बोलते हैं, एक कंपोनेंट भी बोलते हैं। इसको हम रेंडर कैसे करेंगे यहाँ पे अपने मेन पेज पे, तो हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे इंपोर्ट करना है हमने, किसको, होम को। कहाँ से, फ्रॉम। अब जहाँ पे आपने बताना है, मेरे पास अगर फोल्डर के अंदर है तो फोल्डर का नाम लिखना है, मेरे पास फोल्डर के अंदर नहीं है, डायरेक्ट हम पेज का नाम लिखेंगे। अभी तक ये हाईलाइट नहीं हुआ, हाईलाइट कैसे होगा, कहाँ पे आपको चाहिए, यहाँ पे, तो आपने लिखना है होम, बस। इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखेगा आई एम होम पेज, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास किसी फोल्डर में है, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं एबीसी नाम से, इसमें एक नया पेज क्रिएट करते हैं अबाउट। यहाँ पे आके लिखेंगे, कोड लगाते हैं इसका, यहाँ पे देखो H1 में आई एम अबाउट पेज। तो यहाँ पे आना है आपने, अपने मेन पेज पे आना है, इंपोर्ट करना है हमने किसको, अबाउट को। कहाँ से, फ्रॉम। अगर आप डायरेक्ट पेज का नाम लिखेंगे अबाउट, और होम के बाद हमें अबाउट चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अबाउट। आपको कुछ भी शो नहीं होगा, यहाँ पे देखो कुछ भी शो नहीं होना, वो एरर बता रही है। कौन सी एरर है, मेरे पास ये फोल्डर के अंदर है, एबीसी नाम का फोल्डर है, वहां पे मेरे पास अबाउट नाम का पेज है। अब यहाँ पे हमारे पास ये हो गया रेंडर। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के साथ हम सारा काम करते हैं। छोटे छोटे फंक्शन, छोटे छोटे कंपोनेंट्स, कंपोनेंट क्रिएट करते हैं ऐसे, उनको मर्ज कर देते हैं एक कोड पे। ज्यादातर जब हमने लार्ज वेबसाइट क्रिएट करनी है, पोर्टफोलियो या फिर मल्टीपल मल्टी पेज वेबसाइट क्रिएट करनी है, तब हम ऐसे ही काम करते हैं। main.jsx है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसके साथ कुछ भी नहीं करना, इसको कभी भी हम चेंज नहीं करते, सिर्फ कुछ ही हमारे पास चांसेस होते हैं जहां पे हम इसको चेंज करते हैं। ज्यादातर इसको हम लगाते हैं जब हमने यूज करना होता है कोई रिडक्स यूज करना है। अगर आपने चकरा जुआई जैसे हमारे पास लाइब्रेरी है उनको यूज करना है, तब हम इसमें ऐड करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो कोड आ रहा है वो डायरेक्ट यहाँ से आ रहा है, यही हमारी मेन फाइल है। ये app.js हमारे पास मेन पेज है ना, उसको यहाँ पे रेंडर किया गया है और इसको रैप किया है यहाँ पे। और जहाँ पे कुछ लिखा आपको नजर आ रहा है, गेट एलिमेंट बाय रूट, बस यही हमारे पास आउटपुट मेन लेके आता है। ये कहाँ से आ रहा है, हमारी index.html फाइल से, जहाँ पे एक रूट आईडी है।
आपको जो भी आउटपुट दिख रही है ना, वो अगर हम इनडायरेक्टली देखें ना, वो आ रही है हमारे HTML कोड से। HTML का कोड ही हमारे पास आउटपुट में दिख रहा है, लेकिन उसको घुमा फिरा फिरा के हम यहाँ पे लेके आए हैं app.js पे। इनडायरेक्टली हमारे पास जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है वो ये है। जो सामने आउटपुट आएगी वो जहां से आएगी app.js से। बस इसको अभी आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इसको बहुत ही कम हमारे पास चांसेस होते हैं जहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं। चलिए, ये हमारे पास हो गया फोल्डर, तो आपने समझ लिया। अब इसमें कुछ हम कोड लगा के देखते हैं। हेलो प्रिंट कराना आप सीख गए हैं, जहाँ पे करना है। इन सबको आपने कुछ भी नहीं करना, इसको बेशक हटा सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम रिमूव कर सकते हैं। अब इस बारी आती है जहाँ पे ये छोटा सा हमने एक लगाया हुआ है, ये आखिर है क्या। इंटरव्यू में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। अब ये फ्रेगमेंटेशन से होता क्या, अगर मैं इनको रिमूव कर दूं तो क्या होगा। सेव करेंगे, यहाँ पे आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये लगाना कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं लगाना, वो डिपेंड करता है। मैं चाहती हूँ H1 के साथ मैंने पैराग्राफ लिखना है, तो यहाँ पे हेलो प्रिंट कराना है। अब देखो एरर आ रहा है। ये जैसे ही आपके पास रेड कलर आएगा ना, इसका मतलब एरर है। अब यहाँ पे आएंगे तो आपको एक एरर दिखेगा। यहाँ पे ये एरर है। क्या एरर है, यहाँ पे वो बोल भी रहे हैं ब्रैकेट का एरर है। अब दो तरीके होते हैं इस एरर को रिमूव करने के लिए। पहले ये एरर आ क्यों रहा है वो देखना है। ये हमारे पास इसको JSX बोलते हैं। JSX होता क्या है, जावा स्क्रिप्ट एंड HTML दोनों को कंबाइन करके हम आउटपुट लेके आते हैं। पहले हमारे पास ये पॉसिबल नहीं था कि हम जावा स्क्रिप्ट एंड HTML को कंबाइन करके कोड लिख सके। अब रिएक्ट JS है, इसमें आप जो मर्जी कर सकते हैं, इसीलिए इसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। JSX हमारे पास ये वर्क करता है, इसको हम JSX बोलते हैं। लेकिन इसमें एक इशू था। अगर रिएक्ट बीट आप यूज करते हैं, जब भी आपने HTML के एक से ज्यादा टैग यूज करने हैं, एक मैंने H1 यूज किया है, एक मैंने पैराग्राफ यूज किया है। अगर आप ज्यादा टैग यूज करेंगे ना, आपके पास ये एरर आएगा। दो तरीके हैं इसको रिमूव करने के। मैं यहाँ पे एक तो डिव लगा सकती हूँ, डिव को स्टार्ट करके लास्ट पे जाके इसको बंद कर दूं तो वो एरर नहीं रहेगा। इसको हम एक बार चेक करेंगे तो यहाँ पे हेलो दिख रहा है। एक तो ये तरीका होता है, एक दूसरा तरीका होता है फ्रेगमेंटेशन। इसको कुछ भी ना लिखो, सिंपल यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट की एंड की, यहाँ पे सेम हमारे पास आउटपुट दिखेगी। अब आप HTML के जितने मर्जी टैग लगा सकते हैं, अब इसमें हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगा। हेलो प्रिंट कराना चाहते हैं आप लिस्ट में, तो हेलो प्रिंट करा सकते हैं। तो ये हमारे पास ये होता है फ्रेगमेंटेशन का काम। अब यहाँ पे डिपेंड करता है अपने फ्रेगमेंटेशन के लिए ये ब्रैकेट यूज करनी है या डिव। हम ज्यादातर फ्रेगमेंटेशन ब्लैंक ही यूज करते हैं, डिव को इग्नोर करते हैं। क्यों, जब भी हम एक लार्ज प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें बहुत सारे डिव पहले से ही होते हैं। तो वहां पे क्या होता है, हमारे पेज की जो लोडिंग होती है, बफरिंग वो ज्यादा होती है, ठीक है। परफॉर्मेंस उसकी थोड़ी कम हो जाती है, इसीलिए हम डिव को रिमूव कर देते हैं। डायरेक्ट हम फ्रेगमेंटेशन से ऐड करते हैं। चलिए, ये भी हो गया हमारे पास कंप्लीट। अब रिएक्ट का कोई वर्किंग कोड बनाना सीखते हैं, कैसे ये काम करता है। सबसे पहले हम ऐड करेंगे वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। जावा स्क्रिप्ट में जैसे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जावा स्क्रिप्ट में कैसे क्रिएट करते थे, कॉन्स्ट क्रिएट किया, A = 10, ऐसे हम वेरिएबल क्रिएट करते थे। तो ये हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका है। रिएक्ट जावा स्क्रिप्ट ही है, लेकिन जब भी आपने रिएक्ट में वेरिएबल क्रिएट करना होता है, हम जहाँ पे इसको स्टेट बोलते हैं, तो कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे ABC या A नाम से। साथ में इसको सेट A किया जाता है। पहले मैं इसको बना देती हूँ, और यहाँ पे हम लगाते हैं यूज स्टेट। ए को आपने वैल्यू कितनी देनी है, 10। तो ऐसे हमारे पास ये एक तरीका होता है वेरिएबल्स क्रिएट करने का। सेट कर देंगे ए को, देन यहाँ पे यूज स्टेट, इधर आपने वैल्यू लिखनी है, कितनी वैल्यू ऐड करनी है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो पहले इसको देख लो, यहाँ पे कमेंट पास कर देते हैं, वो एरर चली जाएगी क्योंकि हमने ए को 2 बार डिफाइन किया था, इसीलिए एरर थी। ये यहाँ पे कमेंट ऐसे ऐड करते हैं डबल स्लैश के साथ। तो यहाँ पे अभी हो क्या रहा है, कॉन्स्ट हम यूज करते हैं। हम कॉन्स्ट ही यूज करते हैं जब भी रिएक्ट में हम अपने कोई वेरिएबल क्रिएट करना है, कॉन्स्ट ही लगाते हैं। ए हमारे पास कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अब ये हमारे पास एक साथ में इसके पैरामीटर यूज किया जाता है। जरूरी नहीं आपने सेट लिखना है, यहाँ पे मैं अपना नाम भी लिख सकती हूँ या ए भी लिख सकती हूँ। ए तो पहले से ही है, मैं यहाँ पे बी भी लिख सकती हूँ, बी। या मैं यहाँ पे हेलो लिख सकती हूँ, हेलो ए। बस इसको आपने कोई ना कोई नाम देना होता है, और जो हमारे पास ये वेरिएबल होता है इसको आपने कैपिटल में लिखना है, ये कंपलसरी है। सेट हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये प्रेफर करते हैं। जब भी रिएक्ट बनाई थी, रिएक्ट जब बीट को लॉन्च किया था, तो उन्होंने प्रेफर किया था आप सेट एक कीवर्ड यूज कर लो, तो हमेशा ही हम सेट लगाते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है।
कि आपने सेट लगाना है ABC या कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। साथ में ये कैपिटल लिखना कंपलसरी है। तो जो भी सेट के साथ आपका वेरिएबल होगा वो लगाएंगे। अगर आपके पास यहाँ पे काउंट नाम से वेरिएबल है तो आपने लिखना है सेट काउंट। C इसकी कैपिटल होगी, तो जहां पे आपने इसकी वैल्यू कोई भी लगानी है। अब जहाँ पे यूज स्टेट वर्क करेगा, यहाँ पे देखो अपने यहाँ पे यूज स्टेट मेरे पास इंपोर्ट हो गया। अब ये हमारे पास स्टेट के साथ काम करेंगे। जब भी वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं हमेशा स्टेट के साथ काम करते हैं। यूज स्टेट होती है, यूज इफेक्ट होते हैं, बहुत सारी स्टेट है। यूज स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसको हम हर एक प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, इसी के साथ हम काम करते हैं। तो यहाँ पे इसको डिफाइन करना जरूरी होता है, इंपोर्ट करना है यूज स्टेट को। कहाँ से? रिएक्ट से। बस ये हमारे पास इतना सा काम है। यहाँ पे चलते हैं, अभी एक काउंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे अगर ये रिटर्न है हमारे पास, जो आउटपुट आनी है जहां से आनी है। आप अगर काउंट को प्रिंट कराने चाहते हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि H1 में मेरे पास काउंट की वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी काउंट। अब देखो ये हमारे पास, पहले इसको रिफ्रेश करो, रिफ्रेश नहीं करेंगे अपने आप ये हो जाएगा। यहाँ पे 10 आ गया। हमारे पास जब जावा स्क्रिप्ट यूज करते थे ये हमारे पास पॉसिबल नहीं था कि हम किसी वेरिएबल को HTML के टैग के बीच प्रिंट कर सके। इसीलिए रिएक्ट को यही इसकी मेन फंक्शनैलिटी है रिएक्ट की। आप HTML के साथ जावा स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास HTML है, ये हमारे पास जावा स्क्रिप्ट है। काउंट की वैल्यू प्रिंट करानी थी, प्रिंट हो गई। अब मैं चाहती हूँ कि इसको हमने इंक्रीमेंट करना है, मतलब एक काउंटर क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूंगी आपके पास पहले वैल्यू 0 दिखेगी, तो वहां पे 0 आएगा। एक यहाँ पे बटन लगाते हैं, इसके ऊपर हम क्लिक रखते हैं। जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तो काउंटर इंक्रीमेंट होना चाहिए बस। कैसे होगा ये वर्किंग, कैसे होगी? इसके लिए ज्यादातर हम हमेशा ही ऑन क्लिक बनाते हैं। जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा एक फंक्शन परफॉर्म होगा, सेट कर देंगे काउंट को। क्या सेट करेंगे? काउंट को +1 कर दो, बस इतना सा काम होगा। अगर मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँ इस पे तो ये इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एक मेथड होता है, एक तो ये हो गया, एक दूसरा और होता है। इसको कॉपी करते हैं, एक को कमेंट में लिख देते हैं या इसको हटा देते हैं। एक हमारे पास और तरीका होता है, जब कोई बंदा क्लिक करेगा ABC नाम से एक फंक्शन परफॉर्म होगा, कोई भी नाम देना है, ABC नाम दे देते हैं और जहां पे आना है आपने कॉन्स्ट क्रिएट करना है ABC। दो मेथड होते हैं, एक होता है कि आप फंक्शन को जहां पे इसकी वर्किंग कर दो, नहीं तो कोई फंक्शन को डिफाइन करके उसकी वर्किंग आप जहां पे करो। तो आप जहां पे लिख सकते हैं सेट कर दो काउंट को या काउंट +1। दोनों में से जो कोड आपको सही लगे वही कोड लगा दो। तो अगर मैं जहाँ पे क्लिक करूँ सेम हमारे पास रिजल्ट आएगा। रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप कर सकते हैं। रिजल्ट आपके पास सेम आना है। तो ये हमारे पास ऑन क्लिक बनाने के दो तरीके होते हैं। या आप फंक्शन को डायरेक्ट यहाँ पे लगा दो कोड उसका, या आप फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करके इधर उसकी वर्किंग कर दो। ये हमारे पास पहला छोटा सा एक प्रोजेक्ट है। उसके बाद जहाँ पे हम स्टेट पास करते हैं, जब प्रॉप जिसको बोलते हैं, प्रॉप्स हमने पास करनी है। प्रॉप्स होता क्या है, इसको अगर जावा स्क्रिप्ट में बात करें हम इसको बोलते हैं पैरामीटर या आर्गुमेंट। तो मेरे पास ये एक फंक्शन है, मैं यहाँ पे एक पास करूंगी। इसको रिमूव करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं कहीं भी, या बेशक बाहर क्रिएट कर दो फंक्शन। ABC नाम से फंक्शन बना दिया मैंने। इसके बीच एक प्रॉप पास करनी है, नेम। प्रॉप आर्गुमेंट या पैरामीटर को ही बोलते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो हमें रिटर्न कर दे, रिटर्न करें हमें H1 में हेलो, जो भी हम नेम में वैल्यू लिखेंगे तो हेलो नेम। अब यहाँ पे नेम को मैं डिफाइन कर सकती हूँ यहाँ पे आके। ये वाला जो मेरे पास फंक्शन है रिटर्न है, नेम हम लिख देंगे यहाँ पे। ये वाला रिटर्न है डायरेक्ट। इसको हटा के मैं दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ, अगर आप ऐसे यूज करना चाहते हैं। ये वाली हमारे पास ब्रैकेट होती है यहाँ पे, ऐसे हमारे पास आउटपुट आनी है। मैं चाहती हूँ रिटर्न में जो भी हम लिखेंगे वो हमें डायरेक्ट प्रिंट हो जाए। नहीं तो हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते हैं, नहीं तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन ऐड की, यहाँ पे आके रिटर्न कर दे हमें। किसको रिटर्न करना है? ABC फंक्शन है मेरे पास, उसको रिटर्न करना है ABC। जहाँ पे हमने लिखना है नेम, नेम आपने डिफाइन करना है। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी कोई भी नेम,
ये हमारे पास नेम हो गया डिफाइन। इसको आके जहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और जहाँ पे मेरे पास क्या दिखा है, रिटर्न, रिटर्न दिख रहा है, ये वाला जो रिटर्न है इसको हटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास दो रिटर्न है, एक रिटर्न आना चाहिए, और ये वाला जो इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। रिफ्रेश करेंगे और ये वाला जो एबीसी फंक्शन नेम लिखा हुआ है इसको हम कैपिटल ए के साथ डिनोट कर देते हैं यहाँ पे भी, ताकि इसको पता चले हमारे पास ये का फंक्शन की तरह वर्क करेगा। तो आपको यहाँ पे हेलो दिखेगा, साथ में आपके पास जो प्रॉप है वो कौन सी है, जे वाली, जे प्रॉप नाम मेरे पास है। ऐसे हम कोई भी प्रॉप पास कर सकते हैं, इसको हम प्रॉप बोलते हैं, जे वाली आर्गूमेंट या पैरामीटर, यहाँ पे हम इसको प्रॉप बोलते हैं। जब भी आपको बोले कोई प्रॉप डिफाइन करके दिखाओ, आपने ऐसे करनी है डिफाइन, ठीक है। जहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, हेलो के साथ मैंने नेम प्रिंट कराना है, ये तो डायरेक्ट भी आप करा सकते थे, लेकिन प्रॉप के साथ कैसे प्रिंट कराना है, आपने अपना नेम यहाँ पे डिफाइन करना है और इधर आपने अपना पैरामीटर पास कर देना है, बस। ये होता है हमारे पास प्रॉप के साथ काम करना। वापिस वहां पे ही आते हैं, यहाँ पे थे हम, यहाँ पे। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास रेडी। सिंपल, अगर आपने ऑन क्लिक के ऊपर कुछ परफॉर्म करना हो तो हम कैसे करते हैं, इन सबको रिमूव कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए हमें फंक्शन। जहां पे ऑन क्लिक बनाया हुआ है, जब कोई आपने बटन बनाया है, बटन के ऊपर क्लिक करने पे आप चाहते हैं कुछ ना कुछ परफॉर्म हो, मैं चाहती हूँ कि अलर्ट दिखे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटन क्लिक तो बना हुआ है, तो एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हमेशा कॉन्स्ट के साथ एबीसी नाम है, एबीसी फंक्शन को डिफाइन करना होता है ऐसे, ये फिक्स ही है, ऐसे ही डिफाइन करते हैं। मैं चाहती हूँ कि अलर्ट दिखे, अलर्ट में हेलो लिखा नजर आए, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके अलर्ट दिखेगा यहाँ पे। ये छोटे छोटे टास्क है जो हम हमेशा अपनी वेबसाइट्स में यूज करते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे रेंडरिंग, कंडीशनल रेंडरिंग क्या होता है, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला जो कॉन्सेप्ट है, कंडीशनल रेंडरिंग हम यहाँ पे लगाएंगे, ये वाला। चलिए यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, नहीं तो हम कंडीशनल रेंडरिंग को एक अलग एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। चलिए यहाँ पे एक रियल टाइम कोई एग्जांपल बना के देखते हैं जिसको हम यूज करते हैं। कंडीशनल रेंडरिंग क्या होता है पहले वो सीखेंगे। जहाँ पे एक डिव बनाते हैं, या डिव स्किप कर सकते हैं लेकिन हम बना लेते हैं। यहाँ पे एक और H1 बनाएंगे, या एक नया डिव बना लेते हैं, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी, इस डिव में H1 बनाते हैं। H1 में लिखा नजर आए वेलकम बैक, यहाँ पे लिखेंगे यूजर, कोई भी नाम देना है, ये हमें एक मैसेज दिखेगा। इसके साथ एक बटन क्रिएट करेंगे जिसके ऊपर हम लिखेंगे लॉग आउट। तो ये मेरे पास एक बटन होगा लॉग आउट, जब कोई बंदा क्लिक करेगा तो लॉग आउट होना चाहिए। एक और डिप बनाते हैं H1 में, प्लीज लॉग इन। लॉग आउट एंड लॉग इन कैसे वर्क करता है वो सीखेंगे। एक बटन बनाते हैं जिसके ऊपर लिखेंगे लॉग इन, बस। हो गया क्या हमारे पास, यहाँ पे दो बटन है, मेरे पास पहला काम हमारा क्या है, इन दोनों में से सिर्फ एक बटन नजर आना चाहिए। पहले लॉगिन वाला शो होगा, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे यूजर लॉगिन हो जाएगा और उसको ये वाला मैसेज दिखेगा। कंडीशनल रेंडरिंग हमारे पास ज्यादा, हम इसके साथ काम करते हैं, कोई इफ एल्स वगैरह यूज नहीं करते। कंडीशनल रेंडरिंग ही एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको हम ऑलवेज यूज करते हैं, जितना बड़ा मर्जी प्रोजेक्ट हो। तो सबसे पहले तो हमें इस कोड को हाइड करना आना चाहिए, तो उसके लिए हम एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे। कॉन्स्ट का नाम रख लेते हैं इज लॉग, कोई भी नाम सेट कर दो इज लॉग्ड को, और इसकी आई कैपिटल, यहाँ पे लगाएंगे यूज स्टेट। अब यहाँ पे हमेशा इसको फॉल्स रखा जाता है, या तो वेरी फॉल्स या फिर नल रखी जाती है, तो बाद में इसको ट्रू करेंगे तो आपको वहां पे कॉन्टेंट नजर आएगा। तो मैं इसको फॉल्स रखूंगी, और यहाँ पे आना है जिस कंटेंट को आप हाइड करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे जे वाला डिव है, एक मेरे पास ये एरिया है, एक मेरे पास ये एरिया है, दोनों में से एक एरिया शो कराएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपना वेरिएबल इज लॉग्ड। अगर तो हमारे पास यूजर लॉगिन है तो वहां पे कौन सा कंटेंट शो कराना है वो आपने डिसाइड करना है। टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे, मैं ये वाला कंटेंट शो कराऊंगी, ये हमारे पास इसका सिंटेक्स होता है। टर्नरी ऑपरेटर का पहले कंडीशन आती है,
उसके बाद हमारे पास जे वाला कोड, पहले कंडीशन लगाते हैं। मेरे पास एबीसी कंडीशन है। एक हमारे पास कोड जे होता है, दूसरा कोड जे होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपको जे कोड दिखेगा, अगर फॉल्स है तो जे कोड दिखेगा। अगर मेरे पास ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे जे कोड दिखेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो जे वाला एरिया दिखेगा बस। तो जहां पे वापिस आओ, जे वाली जो ब्रैकेट है ना, इसको हम रिमूव करते हैं क्योंकि जहां पे ये नहीं लगेगी। आपने आना यहाँ पे, जितना एरिया आप हाइड करना चाहते हैं वहां पे ब्रैकेट बंद करनी है। ये वाला ऑपरेटर फिर से लगाना है, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। जहां पे कंटेंट आप हाइड करना चाहते हैं वहां पे आके ब्रैकेट को बंद कर दो, तो जहां पे आनी है। ये हमारे पास एरिया है, ठीक है। इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो अब देखो, अब हमारे पास जो एक कंटेंट है, मैं चाहती हूँ कि जैसे ही यूजर लॉगिन करेगा तब मुझे वेलकम वाला मैसेज दिखे। पहले हमें सारा कोड नहीं दिखेगा, तो ऐसे हम कंडीशनल एंटरिंग लगाते हैं। अब इनको शो कराना है ऑन क्लिक। पहले तो इस पे लगाते हैं, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा ऑन क्लिक का बनाते हैं, जिसका नाम एबीसी रख देते हैं। चलिए एबीसी नाम रख दिया। लॉगिन करेगा तो हमें यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है हमने। यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करो एबीसी। लॉगिन करना है तो सेट कर देंगे इज लॉग्ड को ट्रू। पहले हमने फॉल्स किया था, अब इसको ट्रू कर देंगे। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे ना तो ये वाला मैसेज दिखेगा, वेलकम बैक यूजर। अब यहाँ पे जैसे ही लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो हमें वहां पे लॉगिन वाला अगेन दिखना चाहिए। इसका मतलब लॉग आउट वाले बटन पे हम ऑन क्लिक बनाएंगे। जब कोई बंदा क्लिक करेगा ABC2 नाम से एक फंक्शन परफॉर्म होगा। कॉपी कर लो इसको, पेस्ट, यहाँ पे ABC2 लिखो। यहाँ पे जो ट्रू है ना इसको फॉल्स कर दो, जैसे था पहले वैसा दिखाएंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन लिखा नजर आ रहा है, साथ में यहाँ पे भी लॉगिन। फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉगआउट लिखा नजर आ रहा है और यहाँ पे ये मैसेज। तो इसको हम कंडीशनल रेंडरिंग बोलते हैं। बहुत ही रियल टाइम एग्जांपल है जो हम हमेशा अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। अब हम इसमें सीखने वाले हैं किसी भी डेटा को रेंडर कैसे किया जाता है अपने फ्रंट एंड पे। ये तो हमेशा हर एक प्रोजेक्ट में यूज होता है, जितना बड़ा मर्जी मर्जी प्रोजेक्ट हो या स्मॉल प्रोजेक्ट हो, हमेशा ही यूज किया जाता है। इसको हम बोलते हैं लिस्ट एंड की के साथ वैल्यू प्रिंट करना। कैसे करते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। इसको भी हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। ये सारा कोड रिमूव कर दो, कोई जरूरत नहीं। डिव भी रिमूव करो। चलिए, मैं चाहती हूँ एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम आइटम्स रखेंगे। मेरे पास मल्टीपल आइटम्स है एरे के बीच। यहाँ पे मैं रख दूंगी ए, यहाँ पे रखेंगे बी, यहाँ पे रखेंगे सी। इन सबको मैं फ्रंट एंड पे डिफाइन करना चाहती हूँ, वहां पे दिखाना है कि मेरे पास ये डेटा है। हमारे पास है यहाँ पे, इसको लिस्ट एंड की के साथ हमेशा ही ऐसे ही लगाते हैं, लिस्ट एंड की के साथ। तो आप इसको शो करा सकते हैं जहां पे आके यूएल, यूएल के बीच लिस्ट में डेटा प्रिंट करना है। अगर मैं ये डायरेक्ट यहाँ पे एबीसी लिखूँ ना तो मेरे पास यहाँ पे दिखेगा एबीसी, ये वाला। लेकिन एबीसी की जगह मुझे जहाँ पे ये डेटा चाहिए जो इधर लिखा है, तो इसको हटा देंगे। अब ये लिस्ट है आपके पास, जिधर आप डेटा प्रिंट करना चाहते हैं लिस्ट में प्रिंट करना है। तो यूएल टैग के बाद आपने अपने वेरिएबल लिखना है आइटम्स डॉट। इस कोड को आप सीख लो, दुनिया के हर प्रोजेक्ट में इसको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको लगाना सीख लो। आपका जो वेरिएबल है वो डॉट मैप के साथ है। मैप को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस हमेशा मैप लगाते हैं इसमें। मैप के साथ एक मैप का खुद का वेरिएबल कोई भी नाम हो सकता है, ज्यादातर हम इसका स्मॉल नाम रखते हैं। आइटम्स है तो यहाँ पे आइटम लिख दो, कोई भी नाम, एक साथ में इंडेक्स। ये इंडेक्स भी आप कुछ और लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स हम प्रेफर करते हैं। एक मैप का वेरिएबल होता है, एक जहाँ पे इंडेक्स पास करेंगे। इंडेक्स क्यों लगाते हैं, इंडेक्स मेरे पास पहले ए प्रिंट होगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। इंडेक्स चेक करेगा कौन कौन सी वैल्यू है, कितनी वैल्यूज है, पहले कौन सी है, फिर कौन सी है, उसके बाद कौन सी है। इंडेक्स के साथ वैल्यू प्रिंट कराई जाती है। और यहाँ पे आके इस ब्रैकेट के बाद एरो फंक्शन क्रिएट करते हैं और राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अब इसके बीच आप कोई भी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, जो भी आपके पास लिस्ट है अब इसके बीच आएगी ऐसे। जिस भी आप कंटेंट में वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं वहां पे एक की लगाई जाती है। की के बीच आपने इंडेक्स पास करना है जी वाला, जिसको आप बेशक याद कर लो। अब आप जहां पे कुछ भी लिखेंगे, आइटम को प्रिंट कराने तो आइटम लिखो।
अब जहाँ पे आपने इस वैल्यूज को प्रिंट कराना है, तो जे वाला वेरिएबल नहीं आएगा, आपके पास जे वाला वेरिएबल आना है। अगर आप यहाँ पे आके चेक करेंगे ना, एबीसी में आपको डेटा दिखेगा। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिखते जाओ, आपने वन लिखना है तो वन लिख लो, तो आपको वहां पे वन दिखेगा। तो इसको हम बोलते हैं रेंडरिंग करना डेटा को। जरूरी नहीं आपने यूएल में लगाना है, आप टेबल में दिखा दो। तो जहाँ पे टेबल स्टार्ट करेंगे, टेबल बंद कर देंगे। जहाँ पे एल आई है, टी डी लिख देते हैं। टी डी या टी एच, तो आपको टेबल में डेटा दिखेगा। तो ये टेबल में डेटा है, ठीक है। तो अगर आपने टेबल में दिखाना है, टेबल में लिखो। अगर आपने डिव में दिखाना है, जरूरी नहीं आपने यहाँ पे ऐसे ही लिखना है, आप डिव में भी शो करा सकते हैं, तो आप यहाँ पे डिव लिखेंगे। और जहाँ पे आप एच वन लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एच वन में दिखे, तो जहाँ पे एच वन लिख दो। तो जहाँ पे आपको एच वन में डेटा दिखेगा। इसको हम डेटा रेंडरिंग बोलते हैं। ये आपके वेबसाइट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, आप डेटा टेबल में दिखाना चाहते हैं, लिस्ट में दिखाना है, या एचटीएमएल में दिखाना है, या पैराग्राफ में दिखाना है, ये आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारे लिए कोड जो है वो हमेशा सेम रहेगा। यही ज्यादातर हम अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं मेथड। चलिए इसको रिमूव कर देते हैं। अब जहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हम सीखने वाले हैं स्टेप, एपीआई से डेटा मंगवाना है। 2025 में, 2025 में जो हमारे पास सबसे ज्यादा लेटेस्ट मेथड यूज होने वाला है, बस उसी को हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे आना है आपने। एपीआई क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एपीआई से डेटा मंगवाना है, तो हमारे पास कुछ बनी बनाई बहुत सारी एपीआई होती हैं, जहां से हमें अपना पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप किसी वेबसाइट के एपीआई लगाओ, आपको आपकी वेबसाइट पे उनका डेटा दिख जाएगा। अगर आप कोई आजकल जो ज्यादा ट्रेंडिंग में है, आपने कोई जैसे बायनांस है हमारे पास, वहां से उनकी वेबसाइट से डेटा मंगवाना है, आपने अपने ब्राउजर पे शो कराना है, उनकी एपीआई यूज कर लो। पेड एपीआई होती है, चैट जीपीटी का डेटा अपने अपने ब्राउजर पे शो कराना हो, इनकी पेड एपीआई है, पैसे दो, उनकी एपीआई लो, और उनका डेटा या एपीआई चैट जीपीटी जैसा ही प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। एपीआई से डेटा मंगवाने के लिए हमारे पास जो लेटेस्ट मेथड है वो हम स्टडी करेंगे। जहां पे आना है आपने, पहले हम फ्रंट एंड डिजाइन कर लेते हैं। फ्रंट एंड नहीं, हमें डायरेक्ट बैक एंड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पहले डेटा आएगा तब आप समझेंगे कि डेटा को प्रिंट कैसे कराना है। तो हमेशा ही हम यहाँ पे लगाते हैं कॉन्स्ट। तीन हमारे पास मेन कीवर्ड होते हैं जो हम मॉडर्न एपीआई डेटा फैचिंग के लिए यूज करते हैं, जो हमारे लिए प्रोफेशनल भी है। मतलब एज अ प्रोफेशन अगर बात करें, हम इसी को हम यूज करते हैं ताकि हम कंप्लीट किसी यूजर को समझा सकें कोड। तो हम यहाँ पे लगाते हैं डेटा, कोई भी नाम देना है, लेकिन हम इसको डेटा प्रेफर करते हैं। डेटा के साथ सेट डेटा हम लिखेंगे, इसको डिफाइन करना है। और जहां पे आएगा यूज स्टेट, जो भी एपीआई से डेटा आना है वो डेटा सारा यहाँ पे आएगा, इस वेरिएबल के अंदर। जो डेटा आएगा वो मल्टीपल डेटा हो सकता है, तो हम यहाँ पे एरे डिफाइन करेंगे। तो ये पहला स्टेप है, कंपलसरी आपने समझना है। एपीआई से अगर मैंने किसी दूसरी एपीआई से, गिट हब की एपीआई है, वहां से किसी यूजर का डेटा फेच करना है। यूजर का डेटा मल्टीपल हो सकता है, उसका नेम क्या है, उसकी कितनी रेपोज है, प्राइवेट रेपोज कितनी है, पब्लिक रेपो कितनी है, ये मल्टीपल डेटा होता है। अगर डायरेक्ट आपने सिर्फ और सिर्फ नेम प्रिंट कराना है, तो आपने एरे नहीं रखना, तो एरे नहीं आएगा, इसको हमने ब्लैंक रखना है। अगर आपने नेम के साथ उनके रेपोज, उनके सारे के सारे डिटेल प्रिंट करानी है, तो हम यहाँ पे एरे यूज करेंगे। दूसरा कॉन्स्ट होता है लोडिंग। अब ये हमारे पास आजकल तो बहुत ज्यादा यूज होता है। लोडिंग सेट कर देंगे पहले, लोडिंग को यहाँ पे लगाएंगे यूज स्टेट। लोडिंग को हम यहाँ पे ट्रू रखते हैं पहले। लोडिंग क्या होता है, जब भी आप किसी ब्राउजर पे जाते हैं, पेज को ऐसे रिफ्रेश करते हैं ना, तो यहाँ पे सर्कल घूमता है। जब तक ये पेज से डेटा नहीं आता, मेरे पास इंटरनेट स्लो हो सकता है, तो जितना टाइम इंटरनेट का कनेक्शन सही नहीं होता, तब तक वहां पे बफरिंग चलती रहेगी। वो जो बफरिंग होती है ना, वह उसको हम लोडिंग बोलते हैं। जब तक किसी यूजर को डेटा नहीं दिखेगा, तब तक हम उसको लोडिंग दिखाएंगे। उसके बाद एक कॉन्स्ट आता है एरर। अगर आपके पास कोई डेटा शो नहीं हो रहा, कहीं भी कोई ना कोई एरर है, तो हमने यूजर को दिखाना है कि यहाँ पे जे वाली एरर है। तो यूजर स्टेट के बीच एरर को नल रखेंगे। स्टार्टिंग में कोई एरर नहीं दिखानी, अगर कोई एरर आए तब एरर शो करानी है, इसलिए इसको स्टार्टिंग में नल रखा जाता है। ये हमारे पास तीन बेसिकली कीवर्ड होते हैं जिसको हम हमेशा यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक और कीवर्ड आता है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट जैसे ही हमारे पास यूज स्टेट होता है, एक स्टेट सेम ऐसे ही यूज इफेक्ट होता है। इसको हम क्रिएट करते हैं जब भी हमने साइड इफेक्ट क्रिएट करने होते हैं। साइड इफेक्ट क्या होता है, कई हमारे पास बहुत सारे ऐसे इश्यूज है स्टूडेंट के हैं जिनको पता ही नहीं चलता यूज इफेक्ट
लगाते क्यों है और कहाँ पे यूज करना है कहाँ पे नहीं। करते क्या है हम, ये मेरे पास मेरा ब्राउजर है, यहाँ पे मेरे पास डेटा आना है या मेरे पास आउटपुट आनी है। अगर आपको लगे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस होनी है, लाइव चेंजेस, लाइव अपडेट जिसको बोलते हैं, लाइव अपडेट बोलते हैं उसको, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज इफेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर आपको लगे कि डेटा कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं होगा कभी भी, एक ही वैल्यू मैंने 10 रख दी, वो कभी भी चेंज नहीं करनी मैंने, तो वहां पे यूज इफेक्ट नहीं लगेगा। लेकिन अब मैंने एपीआई से डेटा मंगवाना है, डेटा हो सकता है उनकी वेबसाइट पे डेली अपडेट होता हो, हमें कुछ भी नहीं पता, वो डेली अपडेट कर सकते हैं अपना डेटा। जो जो जितनी बार चेंजेस वहां पे होती हैं वो चेंजेस हमारे पास यहाँ पे हो, तो इसको हम लाइव इफेक्ट या लाइव अपडेट बोलते हैं। मेरे ब्राउजर पे लाइव चेंजेस होनी चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे यूज इफेक्ट यूज करते हैं। तो यूज इफेक्ट के बीच ये इसका सिंटेक्स है। डेटा फैच करना है तो एक कॉन्स्ट क्रिएट किया जाता है, फैच डेटा कोई भी नाम देना है, एक वेरिएबल। हमेशा ही असिंक लगाते हैं, बस इसी को आपने याद रखना है, असिंक हमेशा यूज करते हैं। हमारे पास जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है उसके लिए हम असिंक यूज करते हैं। तो ये एक मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट है। जब भी डेटा मंगवाना हो असिंक साथ में लगाते हैं, साथ में एक लगता है ट्राई कैच। ट्राई में वो कोड होता है जो आपके पास वर्किंग है, कैच में वो कोड होता है जो वर्किंग नहीं है। वर्किंग नहीं है मतलब हमारे पास जो एरर आता है वो एरर वाला कोड जहां पे आएगा। चलिए सबसे पहले ट्राई वाला कोड लगाएंगे जिसका सिंटेक्स है, ट्राई के पीछे को कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे रिस्पॉन्स नाम से, कोई भी नाम हो सकता है लेकिन रिस्पॉन्स हम प्रेफर करते हैं। अवेट लगेगा, अवेट का अकेला कोई काम नहीं है, अगर आपने असिंक लगाया है तो यहाँ पे अवेट लगेगा, असिंक नहीं है तो हम अवेट नहीं लगाएंगे। असिंक्रोनस डाटा डेटा होता है, असिंक्रोनस हमारे पास एपीआई से डेटा आना है, वहां से उस डेटा को ब्राउजर पे शो कराना है तो हम यहाँ पे असिंक लगाते हैं, साथ में अवेट लगेगा। डेटा ये फैच करता जाएगा, हमारे ब्राउजर पे शो कराता जाएगा, फिर से रुकेगा, फिर से डेटा लेके आएगा, फिर से शो कराएगा। तो ऐसे ही ये काम करेगा। तो अवेट साथ में हमेशा लगाते हैं, एक यहाँ पे फैच लिखेंगे। अब यहाँ पे ये कीवर्ड फिक्स है, एक बस इसी कॉन्सेप्ट को आप समझ लो, इसी एक छोटे से प्रोजेक्ट को, ये प्रोजेक्ट ही है छोटा सा, तब आप किसी भी दुनिया की किसी भी एपीआई से डेटा मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे अवेट के साथ एक फैच कीवर्ड होता है, फैच ही लिखना है। ये फैच कीवर्ड हम यूज करते हैं डेटा फैच करने के लिए, तो इसकी जगह और कुछ भी नहीं आएगा। इस राउंड राउंड ब्रैकेट के बीच आपने सिंगल कोट लिख के अपनी एपीआई लिखनी है। एक ब्राउजर ओपन करते हैं, यहाँ पे आके आपने सर्च करना है प्लेस होल्डर, जेसन प्लेस होल्डर। अब ये क्या होता है, हमें कोई ना कोई एपीआई तो चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी जेसन प्लेस होल्डर एपीआई। ये एक फेक एपीआई होती है सिर्फ टेस्टिंग के लिए, जैसे हम फ्रेशर्स होते हैं हमें डेटा के साथ काम करना नहीं आता, तो आप इनकी एपीआई यूज कर सकते हैं। तो इनको ओपन करना है आपने, ये है इनकी वेबसाइट। यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, यहाँ पे आपको दिखेगा कि काम कैसे होता है। यहाँ पे फैच लिखा हुआ है ना, आप डायरेक्ट इसको कॉपी कर सकते हैं। कौन कौन सी एपीआई होती है जो हम इनकी यूज कर सकते हैं, अगर आपने पोस्ट फैच करनी है तो पोस्ट लिखेंगे, कमेंट फैच करनी है कमेंट लिखेंगे, बस यही हम यूज करेंगे। करना कैसे है यूज, यहाँ पे टॉप पे चलते हैं, जो हमें एपीआई यहाँ पे मिली थी जे वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास एपीआई है, कॉपी करेंगे, यहाँ पे सिंगल कोट में आके इसको पेस्ट कर दो। ये इनकी एपीआई है, गिटहब की एपीआई अलग होती है, इनकी एपीआई अलग है। क्वाइन जीको की एपीआई अलग होती है, अगर आपने कोई ट्रेडिंग वगैरह आपने करनी है तो वहां से उनकी एपीआई भी हमें मिलती है फ्री की। ट्रेडिंग के लिए आप उनका डेटा फैच कर सकते हैं अपने ब्राउजर पे। हर एक की एपीआई डिफरेंट होती है, तो यहाँ से ये फेक एपीआई है, आपने बैक स्लैश लगानी है, क्या फैच करना चाहते हैं, हमने सारी पोस्ट फैच करनी है। तो इन्हीं की वेबसाइट पे आपको मिलेगा कि आप कौन कौन सा डेटा फेच कर सकते हैं। तो जहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है रिसोर्सेज, आप या तो पोस्ट फेच कर सकते हैं, या कमेंट फेच कर सकते हैं, या एल्बम, फोटोज, टू डूज एंड यूजर्स, इनमें से कुछ भी आप लिखेंगे आपको इनका डेटा मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पे एपीआई आ गई ना, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे एपीआई के बाद इधर आना है इफ, बिल्कुल जो कंप्लीट कोड है मैं वही आपको बताऊंगी, लेकिन ये आपके लिए ऑप्शनल है। इफ के साथ लिखेंगे नॉट रिस्पॉन्स डॉट ओके, अगर रिस्पॉन्स आपका ओके नहीं है मतलब एपीआई से डेटा नहीं आया, तो डायरेक्ट यहाँ पे थ्रो कर दो न्यू एरर। यूजर को बताओ कि कोई ना कोई वहां पे एरर है, एचटीटीपी एरर, कोई भी एरर है तो आपने जस्ट इतना बताना है, ठीक है, थ्रो एरर।
एक नई एरर हमने बता दी यूजर को, अगर आप ये कोड नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा। अगर तो एरर है तो हमें ये मैसेज दिखेगा, नहीं तो कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे रिजल्ट, डायरेक्ट रिजल्ट को प्रिंट करा दो। अवेट लगेगा साथ में, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये फिक्स है। जहां पे आपका वेरिएबल जिधर आपके पास डेटा आना है, डॉट जेसन में हमेशा हम डेटा मंगवाते हैं। बस सेट कर दो अपना खुद का वेरिएबल डेटा के अंदर रिजल्ट को। इसका मतलब है जब भी हम एपीआई से डेटा मंगवाते हैं, हमारे पास ये ऐसे भी हो सकता था, जितने एपीआई से डेटा आया अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, उसको डायरेक्ट प्रिंट करा दिया। लेकिन ऐसे नहीं होता, पहले एपीआई से डेटा मंगवा के एक वेरिएबल में स्टोर किया जाता है। उस वेरिएबल से डेटा हम अपने खुद के वेरिएबल में लिखते हैं, तब जाके हमारे ब्राउजर पे आउटपुट दिखती है। तो हम डायरेक्ट उनके वेरिएबल से, जैसे ये रिस्पॉन्स है वहां से इस वेरिएबल में डेटा आना है, इसको डायरेक्ट हम प्रिंट नहीं कराते अपने ब्राउजर पे, उसको अपने वेरिएबल में स्टोर करते हैं। इसीलिए इसको हमने डिफाइन किया था डेटा को, नहीं तो इसका कोई काम ही नहीं था। हम डायरेक्ट उनके वेरिएबल को जहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, इनको प्रिंट करा दिया, ऐसे ही नहीं होता। जहाँ पे हमें अपना खुद का एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है, इस वेरिएबल में वहां से जो डेटा आएगा उसको उठा के अपने वेरिएबल में रख लो। बस रिस्पॉन्स में उन्होंने डेटा भेजा, रिस्पॉन्स को हमने अपने वेरिएबल में स्टोर कर दिया रिजल्ट में, रिजल्ट को हम यहाँ पे सेट डेटा में प्रिंट करेंगे। ये पूरा कोड है हमारे पास डेटा प्रिंट कराने का। लेकिन अगर कोई एरर आ जाए, एरर को प्रिंट करा दो। यहाँ पे सेट कर देंगे एरर को अपना खुद का एक मैसेज। एक एरर होती है जो सर्वर से आनी है, जैसे ये वाली एरर सर्वर से आएगी। एक एरर होती है जो हम अपनी तरफ से एक प्रिंट करा सकते हैं, तो ये वाली एरर प्रिंट कराएंगे हम फ्रंट एंड पे। तो जहां पे पहले इसको कंप्लीट करते हैं, ये वाला अभी तक हाईलाइट नहीं हुआ, पहले तो इसको समझना सीख लो कोड को। ये देखो हाईलाइट नहीं है, ये थोड़ा ब्लर सा है। जब तक ये हाईलाइट नहीं होता तो ये पूरा फंक्शन वर्किंग में नहीं आना। जहां पे ये पूरा कोड खत्म है, फैच डेटा को यहाँ पे डिफाइन कर दो। डेटा, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, इसको कॉपी कर लेते हैं, जहां पे इसको डिफाइन कर दो। अब देखो वो हाईलाइट हो गया, अब ये पूरा फंक्शन वर्किंग में है। जब भी यूज इफेक्ट यूज करते हैं, डिपेंडेंसी साथ में पास करते हैं, तो इसको हम डिपेंडेंसी बोलते हैं ब्लैंक। फिलहाल हम ब्लैंक ही रखेंगे। एम्प्टी डिपेंडेंसी होती है, एरे के लिए ये काम करेगा। बस चलिए, अब बारी आती है लोडिंग, पहले लगा देते हैं इफ लोडिंग। अगर तो लोडिंग हो रही है, इंटरनेट स्लो है, जो कोई भी एरर कुछ भी इशू है, तो वहां पे यूजर को एक मैसेज दिखेगा लोडिंग का, ऐसे कुछ लिखा नजर आए। तो रिफ्रेश करके यहाँ पे देखो लोडिंग लिखा नजर आ रहा है ना, ये अभी तक लोडिंग ही रहेगा, क्योंकि डेटा को अभी तक हमने प्रिंट नहीं कराया। अगर एरर है, अगर लोडिंग है तो ऊपर वाला मैसेज, अगर एरर है तो यहाँ पे आप अपनी तरफ से कोई एरर प्रिंट करा देते हैं, माई एरर, कोई भी यहाँ पे लिख दो माई एरर। अगर कोई भी एरर आएगा तो उसको ये वाला मैसेज दिखेगा यूजर को। अब बारी आती है फ्रंट एंड पे हम कैसे शो कराएंगे डेटा, क्योंकि फ्रंट एंड पे सिर्फ लोडिंग लिखा नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हम वही डेटा रेंडरिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यूएल में हमें डेटा चाहिए, यूएल में अपना वेरिएबल लिखना है। डेटा में हमारे पास है डेटा डॉट मैप लगाएंगे, एक मैप का खुद का वेरिएबल। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम एक ही वेरिएबल पास कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं हमने दो ही लगाने होते हैं, कभी कभी हम एक लगाते हैं, कभी कभी दो वेरिएबल। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट एक वेरिएबल लगा के पास कर सकते हैं डेटा। राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करके एल आई में डेटा चाहिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे की के बीच पहले इंडेक्स लगाते थे, अब डायरेक्ट पोस्ट लगा सकते हैं, पोस्ट डॉट आई डी। अब ये आईडी हमारे लिए बनी बनाई होती है, तो शायद आपको नहीं पता। पहले हमारे पास यहाँ पे मैप हो गया, एक ब्रैकेट और आएंगे, यहाँ से इसको यहाँ पे कर दो बंद। अब सही है, यहाँ पे दो ब्रैकेट स्टार्ट की जाती है, हमेशा ये सिंटेक्स ही है इसका। तो यहाँ पे दो ब्रैकेट लास्ट में बंद करनी है। अगर आप यहाँ पे इंडेक्स पास करते थे तो हम यहाँ पे क्या पास करते थे, अपना डायरेक्ट इंडेक्स। अगर आप इंडेक्स पास नहीं कर रहे तो आपने यहाँ पे लिखना पोस्ट आईडी, इंडेक्स लगाने की जरूरत नहीं है। ये आईडी बनी बनाई होती है, आईडी लगाने का मकसद मैं बता दूंगी बाद में जब डेटा आएगा। तो अगर आप यहाँ पे आके इसको चेक करें ना, डेटा नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे आना है, इस लिस्ट के बीच पोस्ट डॉट क्या चाहिए हमें, टाइटल। ये टाइटल उनकी एपीआई से हमें मंगवाना है। तो अब अगर इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, एपीआई चेक कर लेते हैं, अभी तो हमारे पास डेटा आ जाना चाहिए। डेटा डॉट मैप, यहाँ पे इंस्पेक्टर ओपन कर सकते हैं, राइट क्लिक करना है इंस्पेक्ट, अगर कोई एरर हो तो हमें यहाँ पे दिखेगी।
यहाँ पे लिखा होगा कंसोल, यहाँ पे ये कंसोल लिखा है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे। कोई भी एरर हो यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास कोई भी एरर नहीं है, बस डेटा हमारे पास फैच नहीं हुआ। वापस चलते हैं यहाँ पे, एपीआई चेक करनी है हमने। जेसन प्लेस होल्डर, टाइप आई कोड और पोस्टर्स, सारी पोस्टर्स चाहिए हमें। सब कुछ सही है, फिर भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। रिजल्ट को हमने अपने वेरिएबल में कर दिया ऐड, और यहाँ पे हमारे पास जो दिख रहा है लोडिंग, क्योंकि लोडिंग को हमने क्या लिखा हुआ है जहाँ पे ट्रू। अब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। हमें जहाँ पे लोडिंग ही दिखेगा क्योंकि हमने लिखा हुआ है लोडिंग, अगर लोडिंग है तो वहां पे लोडिंग ही लिखा नजर आए। लेकिन यहाँ पे आके एक कीवर्ड लगाएंगे फाइनली, लोडिंग को हमने स्टॉप करना है। सब कुछ हमारे पास सही चल रहा है, बस इसको हमें स्टॉप करना है, तो फाइनली कीवर्ड हमारे पास होता है। फाइनली में आके सेट कर दो लोडिंग को, पॉज करना है क्योंकि वहां पे लोडिंग कॉन्टिन्यूसली चल रही है, बस इसको आपने स्टॉप करना है। फाइनली के स्पेलिंग, अब इसको अगर हम चेक करें ना, हमारे पास डेटा आ जाना है। इसका मतलब क्या था, मेरे पास लोडिंग ही लिखा नजर आ रहा था, इसको हमने ट्रू किया था कि अगर हमारे पास डेटा अभी तक नहीं आया तो मेरे पास वहां पे लोडिंग लिखा नजर आए। लोडिंग को फॉल्स करना है जब हमारे पास पूरा कोड ऊपर वाला परफेक्ट है, बिल्कुल सही चल रहा है। फाइनल में आके लोडिंग को फॉल्स कर दो। ये डेटा है जो उनकी वेबसाइट से आया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइटल लिखा है, इधर चलते हैं। टाइटल लिखा है, इसको हटा के आप टाइटल के साथ चलिए, टाइटल ही सही है। पोस्ट डॉट आईडी अगर लिखें तो आईडी आ जाएगी। और हमारे पास कमेंट से यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पास कर सकते क्योंकि कमेंट हमने उधर पास करने, टाइटल ही रहने देते हैं। यहाँ पे पोस्टर से लिखा हुआ है, यहाँ पे टू डूज चाहिए तो आप टू डूज लिखो। टू डूज के साथ जो भी हमारे पास टू डूज है वहां पे जो डेटा होगा वो मिलेगा। सेम ऐसे ही कमेंट्स पास करने, तो यहाँ पे लिखो कमेंट चाहिए हमें। सारे कमेंट चाहिए तो यहाँ पे कमेंट लिखेंगे, जो भी वहां पे कमेंट होंगे वो सारे हमारे पास से शो हो जाने, लेकिन वहां पे हो सकता है नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सारी पोस्टर्स चाहिए, तो आपके पास से सारी पोस्ट शो हो जानी है। तो हम बेसिकली ये 100 तक है आई थिंक। हमारे पास डेटा आ गया एपीआई से, ये डेटा एपीआई से आया है, जो इन्होंने प्रोवाइड कराया है यहाँ से। यहाँ पे आना है, अगर आपको इसको H1 में शो कराना है तो डायरेक्ट यहाँ पे डिव लिखो, यहाँ पे डिव एंड कर दो, और इसको पैराग्राफ लिख लो या फिर H1 लिख लो। जिस फॉर्मेट में डेटा प्रिंट कराना चाहते हैं उसी में प्रिंट कराओ। अब यहाँ पे देखो H1 का हमने फॉन्ट साइज लगाया ना, इसलिए ये ऐसे दिख रहा है। ये हमारे पास H1 में डेटा दिखेगा। बस इसी कोड को आप अच्छे से समझ लो। एपीआई से डेटा हम हमेशा ऐसे ही मंगवाएंगे, यही हमारा लेटेस्ट मेथड है जिसको हम यूज करते हैं इस टाइम। बहुत ही इजी मेथड है। एपीआई हमेशा आपने यहाँ पे पास करनी है, कोई भी एपीआई हो आपने यहाँ पे ही लिखनी है। बहुत सारी एपीआई होती है फ्री की, जहाँ से आप डेटा मंगवा सकते हैं। ये भी हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए इसको रिमूव कर देते हैं, अभी हम कुछ और सीखेंगे। ये सारा डेटा रिमूव करो, इनकी जरूरत नहीं है। प्रॉप के साथ अभी काम करना सीखेंगे, मल्टीपल प्रॉप कैसे पास की जाती है। चलिए एक फंक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, इसका नाम ग्रीट रख देते हैं, कुछ भी नाम रखना है। यहाँ पे नेम पास करेंगे जैसे पहले पास किया था। रिटर्न कर दो हमें H2 में हेलो नेम। तो यहाँ पे जो भी नेम पास करेंगे हम यहाँ पे नेम लिख देंगे। यहाँ पे आना है रिटर्न, एक डिव बनाते हैं। साथ में मैं बताऊंगी हम सीएसएस कैसे ऐड कर सकते हैं। जो आपका फंक्शन है ग्रीट, उसको आपने लगाना है, जहां पे नेम को पास करो। पहला नेम हम रखेंगे एबीसी। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं तो मेरे पास एबीसी आएगा। सिर्फ एक ही नहीं, आप यहाँ पे मल्टीपल पास कर सकते हैं। एबीसी लिखा है तो यहाँ पे हेलो लिख दो। अगर आप इसको चेक करेंगे तो साथ में हेलो लिखा है। अब अगर आपने डायनेमिक सीएसएस ऐड करनी है तो यहाँ पे स्टाइल ऐड करेंगे ऐसे। टेक्स्ट लाइन सारी हमने सेंटर में रखनी है, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी सेंटर। एक जहाँ पे ऐड करेंगे, जो कलर है उनका वो हम करेंगे रेड में। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे सेंटर में आ गया, रेड में आ गया। ये हमारे पास एक और मेथड है सीएसएस लगाने का। ना ही आप ऐप डॉट सी एस एस यूज करना चाहते हैं, ना इंडेक्स डॉट सी एस एस, डायरेक्ट यहाँ पे ऐड करो।
तो ऐसे आप मल्टीपल ग्रीड या मल्टीपल प्रॉप्स आप पास कर सकते हैं। छोटा सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे इसको हटाओ। टू डू एक क्रिएट करते हैं बहुत ही सिंपल मेथड के साथ। हमने यहाँ पे डेटा शो कराना है, एक इनपुट फील्ड बनाते हैं। जब भी कोई बंदा इनपुट फील्ड के साथ काम करना आना चाहिए। टाइप इसकी रखेंगे टेक्स्ट, साथ में एक यहाँ पे लगाएंगे बटन। काम क्या होगा, ऐड टास्क। करना क्या है हमने, इनको हटा देते हैं, ये तो पहले से हमने रिमूव किया हुआ है। और ये वाला, अच्छा यहाँ पे हमने फंक्शन हटा दिया, ये वाला फंक्शन हमने रिमूव करना था। और इसको एक जस्ट हम इनपुट फील्ड लगाएंगे, इसको एक टाइप मेंशन कर दो टेक्स्ट। काम क्या होगा हमारा, एक बटन बनाते हैं जिसको ऐड लिखेंगे। रिफ्रेश, अभी भी अच्छा यहाँ पे सही है। करना क्या है, मैं यहाँ पे टास्क लिखूं, ऐड पे क्लिक करूं, मेरे पास यहाँ पे डेटा ऐड हो जाए, बस इतना सा काम है। तो ये काम हम कैसे करते हैं, छोटा सा ये टास्क है, तो हमारे पास हर एक प्रोजेक्ट में ये यूज होता है, ठीक है। जब भी हम कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो ये हम कैसे करेंगे। पहले तो इसके ऊपर एक ऑन क्लिक बनेगा, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा, एक फंक्शन परफॉर्म होना है, ऐड टास्क, कोई भी नाम दो इसको। ऐड टास्क को यहाँ पे डिफाइन कर, ऐड टास्क, ये हो गया हमारे पास डिफाइन। चलिए, जब भी किसी इनपुट फील्ड से वैल्यू गेट करनी होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ कीवर्ड लगाते हैं। सबसे पहले तो ऑन चेंज बनता है, ऑन चेंज ऐसे ही लिखना है, इसको चेंज नहीं करना। जहाँ पे हम ई पास करते हैं, ऑन, यहाँ पे दो मेथड है, दोनों बताऊंगी। सेट कर दो टास्क को, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब ये हमने डिफाइन करना था इसको। ये हमारे पास एक वेरिएबल होता है, कॉन्स्ट क्रिएट किया टास्क नाम से। सेट कर दो टास्क को, यूज स्टेट, इसमें जो वैल्यू आनी है वो ब्लैंक आनी है। पहला मेथड ये हो गया। इसके साथ क्या होगा, इसको हम हमेशा ही सिंगल कोड के साथ ब्लैंक रखते हैं। जो भी कोई यूजर आएगा, इसमें कोई वैल्यू ऐड करेगा, जैसे क्लिक करेगा ना, ये वैल्यू हमारे इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाए। एक हमारे पास मेथड होता है जे वाला, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जावा स्क्रिप्ट का कोड है ये। किसी भी इनपुट फील्ड से, कोई भी इनपुट फील्ड हो, बेशक इनकी टाइप टेक्स्ट हो, ईमेल हो, कोई बटन है, कोई टेक्स्ट बटन है, कोई रेडियो बटन है, उसकी वैल्यू ऐसे गेट करते हैं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये फिक्स है। एक मेथड होता है जे, आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको पास कर दो। एक मेथड होता है यहाँ पे, इसका नाम है हैंडल चेंज, रखूंगी कोई भी नाम देना है। इस हैंडल चेंज को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्स्ट हैंडल चेंज। यहाँ पे आके आप अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कहाँ पे, एक कॉन्स्ट क्रिएट करके हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। आप जहाँ पे आप डायरेक्ट अपना वेरिएबल लिख सकते हैं टास्क, या ऐसे लिख सकते हैं टास्क वाला वेरिएबल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये है, दोनों में से एक मेथड आपने लगाना होता है। एक होता है कि आप डायरेक्ट जहाँ पे सिर्फ हैंडल एक बना दो, उसको डिफाइन कर दो जहाँ पे, या फिर दूसरा मेथड जो पहले लगाया था, पहले वाला हम यूज करेंगे फिलहाल, ये वाला। आप सब कुछ यहाँ पे डिफाइन कर दो, ठीक है। सब कुछ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो ये दोनों ही सही है, कोई दोनों में मुश्किल नहीं है। बस कोड इधर उधर लगाने का तरीका है, वो आपने देखना है कौन सा लगाना है। एक और कॉस्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि हो सकता है मल्टीपल टास्क हमने ऐड करने हैं, तो यहाँ पे सेट कर देंगे मल्टीपल टास्क है। सारे मल्टीपल टास्क हम यहाँ पे ऐड करेंगे। जब भी मल्टीपल की बारी आती है, तो यहाँ पे हमेशा एरे यूज होता है। मैं चाहती हूँ कि मैंने 10-15 टास्क ऐड करने हैं, 10-15 वैल्यू ऐड करनी है, तो वो सारी एरे में आनी है। अगर एक वैल्यू ऐड करनी है तो इसमें आएगी, मल्टीपल है तो इसमें आनी है। चलिए, अब बारी आती है ऐड टास्क की। बटन क्लिक के ऊपर टास्क ऐड कैसे करना है, इफ टास्क, अगर कोई टास्क इनपुट फील्ड में ऐड है, दो हमारे पास यहाँ पर मेथड बनते हैं। अगर किसी ने ब्लैंक ही क्लिक कर दिया तो कुछ भी नहीं ऐड होगा, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है तब जाके वैल्यू ऐड होनी है, तो ये कंडीशन पहली है। इफ टास्क, इसका मतलब इनपुट फील्ड में अगर टास्क है, सेट कर देंगे। मल्टीपल टास्क वाला हमारा जो वेरिएबल है, उसमें 3 डॉट लगाएंगे। 3 डॉट का बहुत बड़ा रोल है रिएक्ट में। इसका मतलब होता है, अगर आपने डेटा ऐड करना है या
रिमूव करना है। ऐड एंड रिमूव दोनों के लिए ये काम करेगा। किसको ऐड करना है, मैंने मल्टीपल टास्क को साथ में एक सिंगल टास्क, ये हमने ऐड करना है। ठीक है, पहला तरीका यही है हमारे पास तरीका, यही ही यूज करेंगे। सेट कर देंगे हमारे टास्क को ब्लैंक, इसको रिमूव कर देंगे, इसको बाद में सीखेंगे। किसी भी वैल्यू को ऐड करने के लिए हमारे पास ये तरीका है बस। अगर मैं जहाँ पे कुछ भी लिखूं, ऐड पे क्लिक करेंगे ना, हमारे पास वैल्यू ऐड हो चुकी है। कैसे चेक करेंगे, अब जहाँ पे जो मैंने पहले कोड हटाया उसको लगा दो, सेट कर दो टास्क को ब्लैंक, इसको रिफ्रेश करो, डेटा ऐड करो, यहाँ पे क्लिक करो, वैल्यू नहीं ऐड हुई। जब तक ये ब्लैंक नहीं होता तब तक हमारे पास वैल्यू ऐड नहीं होनी। चलिए, इफ टास्क है हमारे पास, तो मेरे पास जो मेरा खुद का वेरिएबल है मल्टीपल टास्क वाला, उसमें हमने टास्क ऐड करनी है विद एक सिंगल टास्क। ये भी सही है। अच्छा, यहाँ पे जे वाला जो हमने टास्क लगाया हुआ है ना, ये हमारे पास एक वैल्यू की तरह काम करेगा। इसको हमेशा 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 ही एक वैल्यू लगाई जाती है इनपुट फील्ड पे। वैल्यू कौन सी है, टास्क, बस। ये वाला जो टास्क है ना, ये दोनों मैच करनी चाहिए। ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है ना, इसको डिफाइन हमेशा यहाँ पे किया जाता है। अब अगर इसको हम रिफ्रेश करके एक बार ऐड करें, ऐड, अगर ये ब्लैंक हो गया इसका मतलब वैल्यू ऐड हो गई। अगर ब्लैंक नहीं हुआ, अब यहाँ पे ये ब्लैंक लगाने का मकसद होता है, जब भी किसी यूजर ने फॉर्म फिल कर लिया, रजिस्टर कर लिया, लॉगिन कर लिया, पूरा फॉर्म ब्लैंक हो जाए लास्ट में, हमेशा ही हम लगाते हैं ताकि किसी यूजर का डेटा वहां पे ऐड ना हो जाए। तो इसको हमने ब्लैंक करना होता है। तो जैसे ही डेटा सबमिट हो गया तो हमारे पास ये ब्लैंक हो गया, ब्लैंक हो गया, अब डेटा गया किधर। अब हमने इसको प्रिंट करना है। प्रिंट इसको हम सिर्फ लिस्ट में कराएंगे, एक यूएल बनाते हैं, यूएल के बीच डेटा प्रिंट कराना है। तो कहाँ पे है मेरे पास वेरिएबल, जो एस वाला वेरिएबल है उसमें है डेटा, मैप लगाओ, एक मैप का खुद का वेरिएबल, साथ में इंडेक्स अब पास कर दो, राउंड ब्रैकेट, एल आई में डेटा प्रिंट कराना है तो की पास करेंगे, की कौन सी, इंडेक्स नाम से। अब यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कराएंगे हम टी को, टी में है सारे टास्क, बस। ये मैंने टास्क ऐड किए थे, बस वो ऐड हो गए। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टी क्लिक किया तो जितने टास्क ऐड करते जाएंगे यहाँ पे ऐड हो जाने हैं। इसको हम टू डू लिस्ट बोलते हैं, टू डूज। ये तो हो गया पहला। बस सही है, इतना ही हमने करना है, ऐड कर दिया। और सी एस एस ऐड इसमें कर सकते हैं, इसको आप अच्छे से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास रेडी। इसमें भी हमारे पास एक इशू है, उस इशू को हम सॉल्व करेंगे। इशू नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमने बैकएंड यूज नहीं करना, डेटाबेस यूज नहीं करेंगे, इस इशू क्या है, मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगी ना हमारे पास सारा डेटा रिमूव हो रहा है, तो हमारे हमें यहाँ पे अगेन डेटा ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए डेटा ऐड हो, जितनी बार पेज मर्जी रिफ्रेश करते रहें, जब तक हम किसी ब्राउजर की हिस्ट्री क्लियर नहीं करेंगे तब तक डेटा आपका सेव रहेगा। तो उसको सेव करने के लिए, अपने लोकल स्टोरेज पे डेटा सेव करने के लिए, हम यहाँ पे कोड लगाते हैं जिसको हम लोकल स्टोरेज बोलते हैं। चेंजेस कहाँ पे करनी है बस वो देखो, ये सब सेम रहेगा। जहाँ पे मल्टीपल टास्क का हमने ऐड करने हैं, बस यहाँ पे ही आपको चेंज करना है। ये वाला एरे इसको हटा दो, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ऐड करनी है। आप डायरेक्ट यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। ये हमारे पास सिंटैक्स हो गया। सबसे पहले तो डेटा को लोकल स्टोरेज पे सेव किया जाता है, फिर इसको पहले गेट करते हैं, सेट करते हैं, फिर गेट करते हैं। सेट एंड गेट ये हमारे पास कुछ ऐसे काम करता है। तो मैं एक एक करके बताऊंगी कैसे होना है। पहले हम सेट करना सीखते हैं डेटा को, जहां पे ही लगा लेते हैं, एक यूज इफेक्ट बनाएंगे। अब जहाँ पे यूज इफेक्ट काम आएगा, लाइव डेटा हमने वहां पे अपडेट करना है, तो वहां पे यूज इफेक्ट लगेगा। डेटा को सेट किया जाता है, इसको हम बोलते हैं लोकल स्टोरेज। सेट कर दो आइटम, इसको आपने चेंज नहीं करना, डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट करनी है आइटम। कौन सी आइटम है, आपने अपने वेरिएबल का नाम लिखना है, तो मैंने इसका डेटा सेव करना है लोकल स्टोरेज पे, बस। और जहाँ पे जो कीवर्ड अभी मैं लिखूंगी सेम लिखना है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, सेम ऐसे ही लिखना है। ये हमारे पास बना बनाया मेथड होता है, किसको ऐड करना है, आपका वेरिएबल। अब ये हमारे पास डेटा ऐड हो जाएगा। डिपेंडेंसी पास करनी है, कौन सी, आपने अपना वेरिएबल। छोटा सा ये कोड है, लेकिन आपका डेटा लॉन्ग टर्म के लिए ये सेव करेगा। जैसे ही हमने सेट किया है आइटम को,
आपने अपना वेरिएबल लिखना है, जेसन स्ट्रिंगिफाई सेम होगा, जेसन में डेटा सेव होना है हमारे पास हमारे लोकल स्टोरेज में। लोकल स्टोरेज बिल्कुल डेटाबेस की तरह काम करता है, जैसे बैकएंड में सेव होता है। बैकएंड में आप लाइफ टाइम के लिए सेव कर सकते हैं, लेकिन ये जो होता है, जब आप अपने ब्राउजर की हिस्ट्री क्लियर कर देंगे तो आपके पास डेटा वहां पे गायब हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए सेव करना है। उसके लिए जेसन स्ट्रिंगिफाई हम यूज करेंगे। सेट करने का मतलब होता है डेटा सेव करना। अब यहाँ पे गेट किया जाएगा, जो सेव किया है डेटा उसको शो कराना है, ब्राउजर पे शो कराना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, जहां पे हमने सेव किया है डेटा, जे वाले वेरिएबल में कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे। कोई भी नाम दो, सेव्ड डेटा। कहाँ पे सेव किया है मैंने? लोकल स्टोरेज पे। उसको गेट करो, गेट आइटम। कौन सी आइटम गेट करनी है? आपने अपना वेरिएबल लिखना है जिसमें स्टोर किया है। तो ये हमारे पास डेटा आ जाएगा। इसको रिटर्न भी करना, सेव्ड डेटा। टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे, जेसन डॉट पार्स हम हमेशा यूज करते हैं। किसको लगाना है, किसको प्रिंट करना है? सेव्ड डेटा को। साथ में यहाँ पे लिखेंगे ब्लैंक। अब ये हमारे लिए कंपलसरी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे शो कराते हैं। अगर तो कोई डेटा हुआ, अगर मैंने कोई डेटा सेव किया है तो मुझे शो हो जाए, नहीं तो वहां पे ब्लैंक शो हो, कुछ भी शो नहीं होगा। इसको हम करेंगे रिफ्रेश। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड हो गया। यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे, ऐड किया। रिफ्रेश करो। अब यहाँ पे देखो, जितनी बार मर्जी आप रिफ्रेश करते रहो, डेटा हमेशा ही यहाँ पे सेव रहेगा। अगर आप अपने ब्राउजर की हिस्ट्री क्लियर करेंगे ना, तो ये डेटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। मैं अभी डिलीट नहीं कर रही। तो बस ये हमारे पास लोकल स्टोरेज पे डेटा सेव हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपको कोई बोले कि हमें बैकएंड यूज ही नहीं करना, मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रोजेक्ट में बैकएंड सेव हो, बैकएंड में डेटा जाए, हमने लोकल स्टोरेज पे सेव करना है, तो आप बैकएंड यूज किए बिना ही सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड पे डेटा सेव कर सकते हैं। बस उसके लिए जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब हम इसमें सीखेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं। लाइट एंड डार्क मोड कैसे क्रिएट किया जाता है? ये तो आपको पता ही होगा कि आजकल की जितनी मॉडर्न वेबसाइट है वहां पे एक ऑप्शन होता है लाइट एंड डार्क मोड का। वो हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो एक एग्जांपल के साथ हम इसको सीखेंगे। एक जहाँ पे डिप बनाते हैं, सीएसएस हम यहाँ पे ही ऐड करेंगे, स्टाइल इसको ऐड करते हैं। जितने भी टेक्स्ट होने हैं, टेक्स्ट लाइन हम सेंटर में रखेंगे, जो भी इसमें कंटेंट लिखेंगे। और बस यहाँ पे ऐड करेंगे H1। H1 में लिखेंगे, हमारे पास दो कंटेंट शो होने चाहिए। कभी लाइट लिखा नजर आए, कभी डार्क लिखा नजर आए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सीखेंगे H1 में एक थीम कोई भी क्रिएट करेंगे, एक वेरिएबल थीम। अगर तो थीम इज इक्वल टू है, ट्रिपल इज इक्वल टू, वहां पे लिखा नजर आए लाइट। नहीं तो अब ये हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर है, लाइट मोड। अगर थीम लाइट है तो वहां पे लाइट मोड लिखा नजर आए, नहीं तो डार्क मोड लिखा नजर आए। अब यहाँ पे आना है, ट्रिपल इज इक्वल टू आएगा। इसको यहाँ पे डिफाइन करो, कॉन्स्ट थीम। सेट कर दो थीम को। यहाँ पे लिखेंगे यूज स्टेट। यूज स्टेट में जो थीम की वैल्यू है वो हम ऐसे लगाएंगे। रिटर्न कर दो लोकल स्टोरेज पे डॉट, या फिर लोकल स्टोरेज का इसमें कॉन्सेप्ट हम लगाते ही नहीं। हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट। ये जो यूज स्टेट है ना, इसमें वैल्यू लिखनी है, या तो ट्रू लिखनी है या फिर फॉल्स लिखनी है, या फिर आप लाइट एंड डार्क लिखो। कंडीशन क्या है? अगर तो थीम इज इक्वल टू लाइट है, मेरे पास यहाँ पे लाइट है, तो वहां पे लाइट मोड लिखा नजर आए। इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा नजर आ रहा है? लाइट मोड। अब अगर आप यहाँ पे लिख देंगे डार्क, तो हमें यहाँ पे क्या लिखा नजर आएगा? डार्क मोड। बस पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। वापिस आते हैं यहाँ पे ही। अ, हमने इसको चेंज करना है, एक बटन बनाते हैं। बटन टॉगल लिख दो, इसको हम टॉगल बोलते हैं। जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा, हमारे पास थीम चेंज होनी चाहिए। तो जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा, डायरेक्ट हम एक फंक्शन यहाँ पे ही बनाएंगे। ये फंक्शन बना दिया। सेट कर दो थीम को। क्या सेट करेंगे? जो मेरे पास थीम वेरिएबल है, ट्रिपल इज इक्वल टू लाइट। यहाँ पे हम लिखेंगे टर्नरी ऑपरेटर डार्क, नहीं तो वहां पे लिखा नजर आए लाइट। बस
अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो, लाइट डार्क, लाइट डार्क, इसको हम बोलते हैं टॉगल थीम। अब सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही मैंने छोटा सा कोड लगाया है। आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज हो, वो आप CSS में बनाएंगे। चलिए, ये तो हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। ये सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, जिन्होंने कभी भी रिएक्ट जेएस के साथ काम नहीं किया, उनके लिए ये छोटा सा कोर्स है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।